दोस्तों, लाखों लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस का मेंस देते हैं, लेकिन मार्क्स सिर्फ उन्हें मिलते हैं जो सिर्फ लिखते नहीं, सोच के साथ लिखना सीख जाते हैं। मैंने खुद 4 बार यूपीएससी मेंस दिया है, 2 बार क्लियर भी किया और इंटरव्यू तक भी पहुंचा। आज मैं वो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपके आंसर कॉपी को एग्जामिनर की फेवरेट बना सकती है। और सच कहूँ तो दोस्तों, अगर ये चीजें मुझे पहले पता होती, अगर ये स्ट्रेटेजी मुझे पहले पता होती, तो आज मेरा भी नाम फाइनल लिस्ट में होता। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस के 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स की, कि थिंकिंग एबिलिटी, राइटिंग एंड एक्सप्रेशंस, और स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, और स्पीड। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग एबिलिटी कैसे होनी चाहिए। जब आपके सामने कोई वर्ड्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 7 मिनट में आपको कोई क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, 150 वर्ड्स में लिखने हैं, बहुत कंसाइज में लिखना है, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास दिमाग में पहले से ही। तो ये सब चीजें आपकी कब डेवलप होगी? जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। तो थिंकिंग एबिलिटी आपको डेवलप करने के लिए आपको डेली क्वेश्चंस पेपर देने पड़ेंगे, डेली आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्ट्रक्चर कितना अच्छा बन पा रहा है और आप आंसर को कैसे फ्रेम कर पा रहे हो। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो आपका थॉट प्रोसेस होता है। दूसरी है राइटिंग एंड एक्सप्रेशन। राइटिंग एंड एक्सप्रेशन लिखाने के देखिए 150 वर्ड्स है, इसमें आपको कंसाइज लिखना है और प्रिसाइज एक्सप्रेशन के साथ उसको प्रेजेंटेशन के साथ आपको प्रेजेंट करना है। तो वो कब हो पाएगा? जब आपके पास ऑलरेडी कुछ बेसिक नॉलेज होंगे, आपके खुद के नोट्स होंगे और आपके खुद प्रेजेंटेशन करने की एक स्किल भी होगी। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन। अब स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन का बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट जो सब जन जानता है, आईबीसी। आईबीसी क्या होता है? इंट्रो होता है, इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से लिखना है, बॉडी में लिखना है और कंक्लूजन लिखना है। ये 3 सबको, ये इतना तो बेसिक सबको पता है, लेकिन क्या लिखना है? सबसे पहली बात है, जब भी आप इंट्रो में कोई चीजें लिखते हो तो उसको हेडलाइन करिए, अंडरलाइन करिए, और जब भी आप बॉडी में पार्ट्स आते हैं आपके तो उसको हेडलाइन में लिखिए, फिर उसके सब हेडलाइन बनाइए, फिर पॉइंट्स में बनाइए, जितने भी आपने आंसर लिखे उसको पॉइंट्स में डिवाइड करते हुए अच्छे से बनाइए। साथ में फ्लो चार्ट। देखिए, फ्लो चार्ट आपको कब बनाना है? हर आंसर में बना ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हो तो एक पर्सनल टिप देता हूं जो मैं खुद करता था। जिसका आपको आंसर ज्यादा अच्छे से नहीं आ रहा है या आपके पास टाइम कम बच रहा है, तो उधर आप फ्लो चार्ट यूज कर लीजिए। ये की है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, जो ये कर रहेगा ये गारंटी मैं लेता हूं उसका आराम से लिख लेगा। फ्लो चार्ट आप बनाना तभी बनाना ज्यादा कर जब आपको उसका आंसर नहीं आ रहा हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो, तो उसका एक फ्लो चार्ट बनाइए और आगे बढ़ जाइए, आपका टाइम भी बचेगा और फ्लो चार्ट से मार्क्स भी अच्छा मिलता है। ये सब एग्जामिनर फ्रेंडली अप्रोच होता है, जिसमें आप हेडलाइन, सब हेडलाइन, पॉइंट्स और फ्लो चार्ट के थ्रू पे उसको एड्रेस करते हो। तो आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए। स्पीड, स्पीड मैटर करती है, नो डाउट है। आपको 7 मिनट्स में 150 वर्ड लिखने हैं, 8 मिनट में आपको 250 वर्ड्स लिखने रह जाते हैं। तो ये कब होगा? जब आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे। तो कंटेंट बिल्डिंग आपको आनी चाहिए, टेस्ट सीरीज को कैसे अप्रोच करें, और साथ में मिस्टेक्स कौन कौन सी आपको ऐसी नहीं करनी है जिसके वजह से आपका सिलेक्शन रुके ना। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करते हैं कंटेंट बिल्डिंग एंड पीवाईक्यू फ्रेमवर्क्स के बारे में। सबसे पहला क्या, आपको सिलेबस एनालाइज करना है विद पीवाईक्यू के साथ। अब आप ये समझिए कि ये सबसे बड़ा ट्रेजर है आपके लिए, कि आपको सिलेबस और पीवाईक्यू दोनों साथ में एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास GS1 का सिलेबस हाथ में रखा है और उसमें लिखा है कि जो भी एंशिएंट सिविलाइजेशन से मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या एवोल्यूशन हुआ है वो बताइए। पीवाईक्यू में जाके देखिए क्या ऐसा क्वेश्चन कोई है, उस क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करिए और फिर उसके बाद अपने माइंड में एक रोड मैप तैयार करिए कि हाँ भाई, अब मैं नोट्स जो बनाऊंगा वो इस तरीके से बनाऊंगा या इस तरह से बनाऊंगी। ठीक है, आपका फ्रेमवर्क बेस्ड नोट्स होना चाहिए। कैसे होगा फ्रेमवर्क बेस्ड नोट्स? वो तभी आपका तैयार हो पाएगा जब आपके दिमाग में ऑलरेडी कोई फ्रेमवर्क होगा। ठीक है, तो वो कैसे डेवलप होगा? जब आपने पीवाईक्यू और सब्जेक्ट एनालिसिस अच्छे से किया है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल भी लिखा है, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में इसके फीचर्स लिखिए, क्या क्या अर्बनाइजेशन के फीचर्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या अर्बनाइजेशन में फेस कर रहे हैं, पॉवर्टी है, हंगर है, फिर और भी क्या है, हेल्थ इश्यूज को भी लेके, एजुकेशन इश्यूज को भी लेके है, फिर लिविंग कंडीशंस को भी लेके, ऐसे सब चीजें के प्रॉब्लम्स लिखिए। रेमेडीज क्या क्या हो सकती है, तो अर्बन एरियाज को कैसे एग्लोमरेशन के थ्रू पे डेवलप किया जा सकता है, कैसे एक वेल प्लान्ड सिटी बना जा सकती है, एक स्मार्ट सिटी के अप्रोच पे रखा जा सकता है। तो ये एक अर्बनाइजेशन के कॉन्सेप्ट से आप पता लगा सकते हो। इसके साथ में एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर में आपको क्या लिखना रहेगा, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। इन सब चीजों पर आप जब नोट्स बनाओगे, अपने फ्रेमवर्क तैयार करोगे अपने नोट्स के, तो ड्यूरिंग एग्जाम के टाइम पे आपको अच्छे से एनालाइज करने का और याद करने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ क्या होना चाहिए, आपके साथ इंटरकनेक्टेड लर्निंग होनी चाहिए। कैसे होगी? तो आप गवर्नेंस, सोसाइटी और इकोनॉमी, यूजुअली ये तीनों के आपको कंबाइन, मतलब जब भी आप कोई चीजें सोचते हो, फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन सोच रहे हो, अर्बनाइजेशन में आप ये देखिए कि गवर्नेंस के कौन कौन से इश्यूज वहां पे फंस रहे हैं,
सोसाइटी के कौन कौन से इश्यूज वहां पे फंस रहे हैं, और इवन इकोनॉमिक्स के कौन कौन से इश्यूज वहां पे फंस रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें जब अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आने लगेगी। तो ये होता है आपका इंटरकनेक्टेड लर्निंग। तो तभी आ पाएगी आपकी जब आप तीनों चीज को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ओके, इसके साथ में करंट अफेयर इंटीग्रेशन करने आना चाहिए। जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो तो उसमें आपका करंट अफेयर का प्रेजेंटेशन नहीं होगा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि अभी भी 45 to 50% जो स्लम एरियाज में रहता है हमारे अर्बन पॉपुलेशन में, वो आप अच्छे से बताओगे। ये फैक्ट्स कब आपको अच्छे से आएगा? जब आपने अच्छे से कमिटी रिपोर्ट देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अच्छे से देखे हो, कोई स्कीम है वो स्कीम में फोकस कर रहे हो कि कैसे 70% पॉपुलेशन को कवर करती है कोई स्कीम, फूड सिक्योरिटी स्कीम, तो वो कैसे कवर कर रही है, अर्बन एरिया में कितने लोगों को कवर कर रही है, रूरल एरिया में कितने लोगों को कवर कर रही है। जब आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर एक वर्दी बन जाता है और बहुत फ्रूटफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग। अब मेरे दिमाग में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर केस चल रहा है कुछ, तो एफएटीएफ के ऊपर आ जाएगा, फिर पीएमएलए के ऊपर आ जाएगा, फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी के ऊपर आ जाएगा, फिर सीबीआई के ऊपर आ जाएगा। तो ये सब मेरे दिमाग में घूमेंगे, हाँ भाई ऐसी कोई एजेंसी जो इस पे काम करेगी, तो मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, जिससे मेरा आंसर एक एनरिच हो जाएगा और बहुत अच्छा दिखने लगेगा। तो प्रेजेंटेशन ऐसे करनी है आपको, समझ गए? अब बात है टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस और फीडबैक। अब आपको ये सबसे पहली चीजें समझनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज आपको कब देनी है। ठीक है, तो उसका सबसे पहला है व्हेन विल वी स्टार्ट द टेस्ट सीरीज। तो आप सबसे पहले अपने नोट्स और पीवाईक्यू जब दोनों को अच्छे से समझ जाओगे तब आपको अपने टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करना है। अब आप बोलोगे कि सर ये पता नहीं चलता कैसे समझ जाएंगे, तो बहुत सिंपल सा टेक्निक आगे बता रहा हूँ। प्रैक्टिस फॉर स्ट्रक्चर, मेंटल टेम्पलेट और पीवाईक्यू। अब आपने अपने नोट्स बना लिए हैं, अब पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लीजिए, उस पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को अपने माइंड में चलाइए कि मैं ये चीजें लिखूंगा, ये चीजें लिखूंगी। तो ऐसे करके आप जब सोचोगे ना अपने ब्रेन में, बैक इन द माइंड आपके चलता रहेगा, तो आपके एक फ्रेम धीरे धीरे तैयार होते जाएंगे। एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आप अपने टाइम टेकिंग प्रोसेस में सबसे जो बड़ा काम आपको करना है कि आप कोई भी एक क्वेश्चंस को पकड़िए, अच्छे से एनालाइज करिए, समझिए, अपने नोट्स में देखिए, पढ़िए, फिर अपने दिमाग में माइंड मैप बनाइए। एक सिंपल सा टेक्निक देता हूं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखिए और अपने हाथ से बुक में लिखते जाइए कि आप क्या क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, फीडबैक लूप्स को अपने पहचानिए कि अब वो कैसे पहचानना है। जब भी आपको कोई मॉडल आंसर मिलता है उसको मैच करिए अपने आंसर के साथ, जब वो इक्वली प्रेजेंट हो जाता है, मतलब यहां से अगर 80% आपके क्वेश्चन आंसर जो मेन आंसर में मैच हो जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर बहुत अच्छा है। 80% एटलीस्ट मैच होने चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों हमारी तरफ से इनिशिएटिव स्टार्ट है जिसमें आप डेली एक आंसर दिया जा रहा है आपको लिखने के लिए। विद इन 2 days के अंदर आपको आंसर कॉपी एवेल्युएट होके भी मिल भी जा रही है। बस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो फीडबैक लूप को आपको पहचानना पड़ेगा कि मॉडल आंसर और आंसर आपका कितना ज्यादा मैच हो रहा है। सबसे अच्छा जो माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका, कि आपका डिसिप्लिन होने चाहिए आपके आंसर को लेके, एक स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन को लेके, और फोकस होना चाहिए। अब बात है कि स्ट्रेटेजी, जब आपने पीवाईक्यू को बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया, नोट्स आपके बहुत अच्छे से रिवाइज है, जब आपके सामने तुरंत यूपीएससी का क्वेश्चन आता है ना, तो आप तुरंत ब्लिंक ऑफ माइंड में आप तुरंत कनेक्ट कर लेते हो कि हाँ भाई ऐसा कुछ है। वहां पे ही आपका की रोल होता है, जब आपने आपके सामने कोई क्वेश्चन आया और आपने तुरंत सोच के बता दिया। तो स्ट्रेटेजी कैसे आपकी जब सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होती है, जब आपका सिलेबस अच्छे से हुआ हो, पीवाईक्यू अच्छे से आपने कर लिया है, नोट्स बना लिया है, और आपके पास फ्रेमवर्क, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कैसे फ्रेमवर्क बनाना है, आपने फ्रेमवर्क बना लिया, उसके बाद उसका रिवाइज कर रहे हो, फिर टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तब आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ पे है और लूप कहाँ पे है। ठीक है, इसी के साथ में फोकस आपको बनाना है, अंडरस्टैंडिंग आपके फोकस में अच्छी रहेगी, एक्सप्रेशन आपको बताना है, ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको ऐड करना है। मगर ये कब होगा, जब आपका फोकस अच्छा रहेगा उस क्वेश्चन को लेके। तो अपने उस क्वेश्चन को लेके फोकस ज्यादा अच्छे रखने के बाद ही आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेशन ऑर्गेनाइजेशन हो पाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन आपको रखनी पड़ेगी। तो आपको डिसिप्लिन ऐसी रखनी पड़ेगी जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में एक एक स्ट्रेटेजी हो कि मैं इस आंसर को ऐसे लिखूंगा, और वो तुरंत आनी चाहिए, मतलब 30 सेकंड या 40 सेकंड में तुरंत आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब इससे क्या होता है, इससे आपके अंदर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस डेवलप होती है कि अब आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है, ऑलरेडी आप ऑटोमेटिक मोड पे चले गए हो, जिसके वजह से अब अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस आपके अंदर आ गई है। पहले इनकॉम्पिटेंस थी, अब कॉम्पिटेंस आ गई है, जिसके वजह से आपका आंसर लिखना आसान हो जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिस से आता है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अच्छी आंसर राइटिंग हो पाएगी। तो डेली 10 to 15 मिनट्स दीजिए। और बिलीव में दोस्तों, जब मैं भी लिख रहा था पहली बार आंसर,
तो मुझे एक आंसर लिखने में 20 मिनट चले जा रहा था। फिर धीरे धीरे वो टाइम रिड्यूस हुआ। ओवर टाइम के बाद जब मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की तो डेफिनेटली टाइम डिक्रीज होता है और आप 7 मिनट इवन 6.5 मिनट्स तक आ सकते हो, मतलब 6.5 मिनट के आसपास आ सकते हो। वो तभी होता है जब आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे अच्छे से, और वो करिए। और मैं एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं पहली बार विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज दिया था, तो मुझे आज भी याद है जब मैंने पहला टेस्ट दिया था, उस टेस्ट में मेरा मार्क्स सिर्फ 25 आया था। बिलीव मी दोस्तों, सिर्फ 25 आया था। मैंने बहुत अच्छे से लिखा, हर एक क्वेश्चन को लिखा था, तब भी मेरा मार्क्स सिर्फ 25 आया था। ओवर टाइम के बाद मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मेरा हर क्वेश्चन, हर एक जीएस पेपर 1 में 90+ आया। तो वो किस लिए हो पाया? क्योंकि मैंने अपनी एक एक लूप होल को पहचानते गया, फीडबैक को लिया, उस फीडबैक में इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, अब आपको कौन कौन सी मिस्टेक नहीं रिपीट करनी है, जो स्पेशली जो रिपीटर हो, जो फर्स्ट टाइमर हो, उनको रिपीट कौन कौन सी नहीं करनी है। रिपीटिंग द क्वेश्चंस इन द इंट्रोडक्शन, कोई भी क्वेश्चन को फिर से रिपीट मत करिए। मैं आज भी क्वेश्चन पेपर कुछ लोगों का चेक करता हूँ, एक आध दो लोग का, तो उसमें मैं हमेशा देखता हूँ कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन को ही रिपीट कर देते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। बिल्कुल मत करिए, उसको बस एक कोर आइडिया लीजिए अपने उस क्वेश्चन का, उस कोर आइडिया को प्रेजेंट करिए वहां पर, तो आपका आंसर अच्छा दिखेगा। तो इंट्रोडक्शन में हमेशा कोर आइडिया को पकड़िए अपने आंसर के, और उसके साथ फैक्ट्स के साथ प्रेजेंटेशन उसको दीजिए। फिर वैल्यू और जनरलाइज एक्सप्रेशन, एग्जांपल। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली लिख देते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर कोई क्वेश्चंस आ रहा है तो आप उसके साथ कुछ फैक्ट्स भी डालिए, ताकि वो आपका चीजें बहुत एक फैक्टफुल भी लगे और एक क्वालिटी भी लगे। एग्जामिनर को क्या चाहिए कि वो जितना आसान तरीके से आपके आंसर को देख पाए उतना अच्छा रहेगा उसके लिए। तो आप फैक्ट्स के साथ अपने आंसर को एक प्रूफ दे सकते हो कि हाँ भाई मेरा आंसर ये होगा। नो सब हेडिंग और स्ट्रक्चर, जब भी आप सब हेडिंग नहीं करते हो और स्ट्रक्चर अच्छे से फ्रेम नहीं करते हो कि आपने एक आंसर यहाँ पे लिखा, दूसरा यहाँ पे लिख दिया, तीसरा यहाँ पे लिख दिया, चौथा यहाँ पे लिख दिया, कोई हेडिंग ही नहीं है, बस पैसेज पे पैसेज बनाए जा रहे हो, तो बहुत बेकार होता है। पॉइंटर इसलिए अच्छा होता है क्योंकि प्रिसाइज होता है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है। अगर आप भी आज के टाइम पे अगर कोई भी चीज पढ़ते हो तो आप भी ये सोचते हो कि कोई पॉइंटर में हो जाए, तो पॉइंटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है रोल। ओनली स्टैटिक नॉलेज, नो करंट अफेयर लिंक। अगर आपने सिर्फ स्टैटिक पढ़ के जा रहे हो और करंट अफेयर आपको लिंक ही नहीं करने आ रहा तो बहुत दिक्कत होगी, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो अब आप क्या सोच रहे हो कि आज मैं ये वीडियो सुन लेता हूँ, जाके घर पे तुरंत प्रैक्टिस करूंगा, हो जाएगा? नहीं, आपको उस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, डेली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर आपको उसका रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वीक और जेनेरिक कंक्लूजन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल कंक्लूजन लिख लेते हैं कि हाँ भाई ये कर लेते हैं, ये मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन बिलीव मी, आप ये सोचिए हर कोई टॉपर कैसे एसडीजी को इंक्लूड करता है अपने कंक्लूजन में, कोई इंटरनेशनल कमिटी की रिपोर्ट को कैसे इंक्लूड करता है अपने कंक्लूजन में। वो कैसे होता है? क्योंकि उनके पास एक फ्रेमवर्क तैयार है कि मेरे पास अगर कोई सोसाइटी से क्वेश्चन आएगा तो मैं ये वाला फ्रेमवर्क चिपका दूंगा, अगर मेरे पास कोई सोसाइटी से इंट्रोडक्शन वाला ये पॉइंट आएगा तो मैं ये चिपका दूंगा। और बिलीव मी दोस्तों, ये होता है। अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आप अपने इंट्रोडक्शन के लिए और कंक्लूजन के लिए ऑलरेडी एक पॉइंट बना के रख लेते हो कि मैं हिस्ट्री के लिए ये लिखूंगा, मैं ज्योग्राफी के लिए ये लिखूंगा, मैं सोसाइटी के लिए ये लिखूंगा, सिक्योरिटी के लिए ये लिखूंगा, इवन आईआर के लिए ये लिखूंगा। वो तभी होगा ना जब आप इसके ऊपर डेली प्रैक्टिस करते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन सब चीजों के ऊपर काम करना है। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि आप एक बार इसको रिवाइज भी कर पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर दोस्तों, जय हिंद।